हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के क्लास में हम आपके जीडीसी वीकली टेस्ट 9 मार्च को जो आपको कंडक्ट किया गया था, जिसमें आपके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे गए थे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। टॉपिक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम से रिलेटेड आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं इस एग्जाम को लेकर, तो आपके सारे डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वीकली टेस्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द 𝘋𝙀-फ़िशर सिंथेसिस इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में आपका 𝘋𝙀-फ़िशर का क्या मेथड है, इस सिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि ये जो आपका 𝘋𝙀-फ़िशर सिंथेसिस मेथड है, इट इज द एक्सटेंडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन। ये इससे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का आपका चेन है ये आपका इंक्रीज होगा, राइट। यहाँ से आपका 𝘋𝙀-फ़िशर मेथड के थ्रू ही हम लोग आपका एल्डोस पेंटोस से हम बना सकते हैं, एल्डो पेंटोस मोनोसेक्राइड से हम बना सकते हैं आपका एल्डोस हेक्सोस बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर कितने कार्बन है, पेंटोस मतलब यहाँ पर मोनोसेक्राइड के 5 कार्बन है, और एल्डोस हेक्सोस में मोनोसेक्राइड के कितने कार्बन हैं आपके 6 कार्बन हैं। तो यही मेथड होता है आपका 𝘋𝙀-फ़िशर मेथड, जो एप्लीकेबल होता है आपके मोनोसेक्राइड में, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट में चेन के लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे एल्डोस पेंटोस से क्या बनेगा आगे चल के, एल्डो हेक्सोस। यहाँ पर 5 कार्बन थे एल्डोस पेंटोस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डोस हेक्सोस में आपका 6 कार्बन में। तो इसका करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, टू इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट का कार्बन लेंथ ऑफ द एल्डोस बाई 1 कार्बन। 1 कार्बन लेंथ यहां पर इंक्रीज होगा कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। जैसे एल्डो ट्रायोस की बात करें जिसमें 3 कार्बन है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, एल्डोस टेट्रोस में 4 कार्बन में चेंज होगा। और फिर अभी हमने बात किया एल्डोस पेंटोस जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डोस हेक्सोस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो मेथड है मोनोसेक्राइड जो आपकी चेंज हो रहे हैं, इनका जो कार्बन लेंथ है ये आपका चेंज हो रहा है, इस मेथड को बोलते हैं 𝘋𝙀-फ़िशर मेथड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कार्बन 4 इपीमर। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो कार्बन नंबर 4 पे क्या शो करते हैं, इपीमर शो करते हैं। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, याद रखना, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 पे इपीमर शो करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ग्लूकोज एंड मेनोस, ग्लूकोज एंड मेनोस जो है ये कार्बन नंबर 2 पे इपीमर शो करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज इपीमर शो करेंगे, और कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज और मेनोस क्या करेंगे, इपीमर शो करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखिए इपीमर क्या होता है आपका, दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, दोनों का स्ट्रक्चर आपको सेम नजर आ रहा होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम नजर आ रहा है C6H12O6। तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। 4 नंबर कार्बन पे देखिए, यहीं पर आपको इपीमर शो हो रहा होगा। 4 नंबर कार्बन पे आप देखेंगे तो ग्लूकोज में देखिए OH कहां पर है, राइट साइड नजर आ रहा है, और यहां पर गैलेक्टोज के केस में देखिए यही जो OH है ये आपका लेफ्ट साइड नजर आ रहा है। तो बाकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाकी सब सेम है, राइट। बस 4 नंबर कार्बन पे चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं। मतलब कार्बन नंबर 4 पे क्या हो रहा है, इपीमर शो कर रहे हैं आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, ग्लूकोज और मेनोस दोनों का स्ट्रक्चर आपको सेम नजर आ रहा होगा। कार्बन नंबर 2 को नोटिस करो, कार्बन नंबर 2 के पोजीशन में चेंजेस आएगा। यहां पर OH आपका लेफ्ट साइड में है, तो ग्लूकोज में आपको राइट साइड नजर आ रहा है। मतलब ग्लूकोज और मेनोस कार्बन नंबर 2 पे क्या शो करते हैं, आपका इपीमर शो करते हैं। मतलब OH और हाइड्रोजन का पोजीशन आपको चेंजेस नजर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इनेंशियोमर से पूछा गया है। इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनेंशियोमर मतलब होता है मिरर इमेज, ठीक है, इसका मतलब होता है मिरर इमेज। जब दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज शो करें,
इनको बोलते हैं इनेंशियोमर। तो कहीं पर स्टेटमेंट में लिखा है क्या, मिरर इमेज वाली बात जो है आपका, enantiomer are the structural isomer that differ in the arrangement of the atom with atom commonly found in the L form और D form। बिल्कुल, ये आपका L form डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी के फॉर्म में ये आपका प्रेजेंट होगा और मिरर इमेज की बात कर रहा है। जब दो कंपाउंड मिरर इमेज के फॉर्म में रहें, एक आपका डेक्स्ट्रो हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक आपका क्या हो, लियो रोटेटरी के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। और शुगर की बात करें तो जितने भी जो शुगर्स होते हैं, जनरली जो शुगर है हमारे, ये आपके एनिमल में जो शुगर हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी टाइप के होते हैं। ठीक है, दो फॉर्म आपने पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी। तो जो एनिमल में जो आपके शुगर्स प्रेजेंट होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, आपके डी टाइप के शुगर होते हैं, राइट। और इनेंशियोमर का मतलब ही होता है मिरर इमेज। तो बी इसका करेक्ट आंसर आपका लिया गया है और सबने आपने करेक्ट भी किया होगा यदि इनेंशियोमर का आपको डेफिनेशन पता होगा। जैसे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं। ठीक उसी तरीके से फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज और एल फ्रुक्टोज भी एक दूसरे के इनेंशियोमर हो गए, मतलब मिरर इमेज। और मिरर इमेज में क्या होता है, राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट का राइट में दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए आपका, ये आपका एल ग्लूकोज है और ये आपका डी ग्लूकोज है। यहाँ पर OH कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर OH आपको लेफ्ट साइड नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए OH किस साइड नजर आ रहा है, राइट साइड आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर OH राइट साइड में है। क्लियर, यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर OH राइट साइड में है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में चेंज होता है। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये दोनों क्या शो करते हैं, इनेंशियोमर शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज कॉमनली रिफर्ड एज इज देयर हॉटवर्ल्ड प्रोजेक्शन फॉर्म। तो यहाँ पर ग्लूकोज का आपसे सिर्फ फॉर्म पूछ रहा है। तो ग्लूकोज की कितने फॉर्म अवेलेबल होते हैं, तो ग्लूकोज आपका कार्बन 6 कंपाउंड है, हेक्सोस शुगर है। इसके दो फॉर्म इसके रिंग में देखने को मिलता है। रिंग की बात करेंगे, साइक्लिक फॉर्म मतलब इसके रिंग सिस्टम की बात चल रहा है। ठीक है, तो इसके 2 फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। एक आपका पायरानोज फॉर्म अवेलेबल होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का, और सेकंड आपका फ्यूरानोज रिंग सिस्टम नजर आता है। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक आपका हेक्सोस शुगर है, मोनोसेक्राइड है। यदि इसके रिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 रिंग सिस्टम नजर आता है। एक आपका पायरानोस के फॉर्म में नजर आएगा और सेकंड आपका फ्यूरानोस के फॉर्म में नजर आएगा। देखते हैं डायग्राम से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। रिंग को देखिए पहले तो, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर देखिए पायरानोस का रिंग कैसे होता है आपका, यहाँ पर देखिए दोनों में सेम कार्बन होंगे आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, दोनों में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। बट इनका रिंग देखिए, यहाँ पर ये वाला जो रिंग सिस्टम नजर आ रहा है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का, ये आपका पायरानोस फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है, पायरानोस फॉर्म है। और ये वाला जो रिंग सिस्टम नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फ्यूरानोस फॉर्म जो है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये इसका चैन फॉर्म है, ओपन चैन फॉर्म में अवेलेबल है ग्लूकोज जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हो, अब अल्फा और बीटा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा फॉर्म किसको बोलेंगे और बीटा फॉर्म किसको बोलेंगे। तो आपको फर्स्ट कार्बन पे देखिए, फर्स्ट कार्बन में OH का पोजीशन यदि नीचे है, ठीक है, बिलो है, फर्स्ट कार्बन में OH का पोजीशन यदि बिलो है तो ये होता है आपका अल्फा फॉर्म। बीटा फॉर्म कैसे पहचानोगे, OH का पोजीशन, फर्स्ट कार्बन में OH का पोजीशन यदि अबव है, ऊपर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। तो अल्फा बीटा इस तरीके से पहचानते हैं कार्बन नंबर 1 को देखकर। कार्बन नंबर 1 पे यदि OH बिलो है मतलब ये अल्फा फॉर्म में होगा, और बीटा मतलब आपका, बीटा मतलब कार्बन के अबव में OH होगा। इन्हीं को एनोमर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनोमर। एनोमर का मतलब होता है अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज ऑन सिंपल रिडक्शन, जब ग्लूकोज का रिडक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था आपका, जब ग्लूकोज का हम लोग रिड्यूस कराएंगे तो क्या बनता है आपका, ज़ॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है। जो डी ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट होता है, ज़ॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ों को तो आपको याद रहना ही चाहिए। एग्जाम्पल की जैसे बात करें,
ग्लूकोज का जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो ये ज़ॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है, गैलेक्टोज का रिडक्शन कराएंगे तो ये 𝘿𝐶𝑡ol में कन्वर्ट होगा, मेनोज का जब रिडक्शन कराएंगे तो ये मेनिटॉल में कन्वर्ट होगा। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? सब अल्कोहल में चेंज होते हैं। देखिए तो सबके लास्ट में OH है, मतलब जब ग्लूकोज का क्या करोगे, जब कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन कराओगे तो किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है आपसे कि फ्रुक्टोज का जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो ये आपका मेनिटॉल और ज़ॉर्बिटॉल में, दो कंपाउंड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि फ्रुक्टोज का जब रिडक्शन कराएंगे तो ये मेनिटॉल एंड ज़ॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होगा। और ज़ॉर्बिटॉल किसका रिड्यूस प्रोडक्ट है? ग्लूकोज का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन आ रहा है। इससे पहले क्वेश्चन क्या था आपका? ग्लूकोज का रिडक्शन, कि ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो ग्लूकोज ज़ॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकेरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकेरिक एसिड। तो यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो देखिए तो एक्सप्लेनेशन में आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। जब हम लोग ग्लूकोज को ब्रोमीन के साथ माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे तब बनता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। और जब हम इसको आपका नाइट्रिक एसिड के साथ फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तब बनता है ग्लूकेरिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है? ग्लूकेरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो याद रखना, ब्रोमीन के साथ करोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा माइल्ड ऑक्सीडेशन पे, और इसको फर्दर और नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तब बनता है आपका ग्लूकेरिक एसिड, जिसको सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर का, What type of the bond connect a monosaccharide to form disaccharide and polysaccharide? तो यहाँ पर सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है आपका मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है? मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या होता है? मोनोसेक्राइड। और ये मोनोसेक्राइड आपस में कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं? तो ये होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मोनोसेक्राइड जो हैं वो आपके ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं जिससे मिलकर हमारा प्रोटीन बना है, तो आपका एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको एमाइड बॉन्ड भी बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन एक बार रेलवे में भी पूछ दिया था आपसे, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? अमीनो एसिड को ज्वाइन करने का काम करेगा। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेक्राइड हैं इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ग्लूकोज है, माल्टोज है, डाइसेक्राइड है, जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपका ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड से अटैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीसेक्राइड यूज्ड इन द असेसिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा कि जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए या फिर किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किडनी के फंक्शन को एसेस करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं। कौन से टेस्ट करते हैं? इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट। और एक दूसरा टेस्ट भी आपको याद रखना है, एक होता है आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए, या फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग आपका एक तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे और एक हम लोग इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये इन्यूलिन क्या चीज़ है? ये इन्यूलिन आपका एक पॉलीसेक्राइड है, ये इंसुलिन नहीं है। ये है क्या चीज़? इन्यूलिन, जो कि आपका एक पॉलीसेक्राइड है। ये बात भी याद रखना है। इन्यूलिन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है और इसका यूज़ करते हैं हम आपके जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए। जीएफआर कितना होता है? जीएफआर होता है आपका 125 ml पर मिनट। एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में हमारा जो किडनी है वो 125 ml पर मिनट ब्लड को फिल्टर करता है, जिसको हम लोग जीएफआर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन्यूलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनेडिक्ट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो बेनेडिक्ट टेस्ट आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर में ये पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? यहाँ पर लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये सब क्या देंगे? पॉजिटिव टेस्ट देंगे बेनेडिक्ट के साथ। जबकि सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये कैसा देगा? ये आपका बेनेडिक्ट रीजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये बेनेडिक्ट के साथ कैसा देगा? ये आपका नेगेटिव देगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप तो BFT याद कर लो। BFT का मतलब क्या होता है? एक तो जैसे आपको दिया गया है बेनेडिक्ट टेस्ट, रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, सेकेंड याद रखना आपको फेलिंग टेस्ट, और थर्ड याद रखना है आपको टोमर टेस्ट। 3 टेस्ट याद रखना है आपको, BFT करके याद रखना। बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और टोमर्स टेस्ट, ये तीनों टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर में पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। और जबकि सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है, जो कि आपका नेगेटिव आपको देगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन। आयोडीन किसके लिए परफॉर्म होता है? आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करता है पॉलीसेकेराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं पॉलीसेकेराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर स्टार्च के साथ आयोडीन कौन सा कलर देगा? यहाँ स्टार्च के साथ आयोडीन ब्लू कलर देगा। और क्वेश्चन पूछा है रेड कलर किसके साथ देगा? तो डेक्स्ट्रिन के साथ रेड कलर आपको शो करेगा, ये जो आपका आयोडीन है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आयोडीन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं पॉलीसेकेराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टार्च के साथ आयोडीन कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर। बट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेड कलर की बात कर रहा है कि आयोडीन रेड कलर किस शुगर के साथ देगा, कौन से शुगर के साथ देगा? तो आंसर करना है आपको डेक्स्ट्रिन। तो डेक्स्ट्रिन के साथ रेड कलर, आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, स्टार्च के साथ ब्लू कलर देगा आपका, राइट। स्टार्च के साथ ब्लू कलर, डेक्स्ट्रिन के साथ रेड कलर देगा आपका आयोडीन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेक्टोसीमिया इन न्यू बॉर्न बेबी। रीजन आपसे पूछा गया है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया इन न्यू बॉर्न बेबी का कॉज आपसे पूछा गया है। ये बच्चों में प्रॉब्लम क्यों होगा? जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है न्यू बॉर्न बेबी में। तो ये किसकी कमी से होगा? आपका नेम ही बता रहा है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम में डिफेक्ट होने की वजह से, डिफिशियंसी होने की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मिल्क वगैरह को डाइजेस्ट करने में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर है। नेम से ही इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की डिफिशियंसी होने की वजह से बच्चों में गैलेक्टोसीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्या होता है गैलेक्टोसीमिया? देखिए, एक ऐसा कंडीशन होता है इन विच बेबी अनेबल टू यूज द शुगर कॉल्ड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है? ये एक शुगर होता है आपका, ठीक है, मोनोसेक्राइड होता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से ये आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। और ये गैलेक्टोज किस में प्रेजेंट होगा? ये गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा आपके मिल्क में। तो इनडायरेक्टली मिल्क को भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बच्चा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एटीपी का जनरेशन कौन से स्टेप में होगा? तो एटीपी का जनरेशन कहां पर होता है आपका? ये जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपका ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज को 6 फॉस्फेट, ये सारे आपके ग्लाइकोलिसिस साइकिल से रिलेटेड है। और ग्लाइकोलिसिस साइकिल के सबसे लास्ट वाला जो स्टेप होता है, जहां पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनता है? पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एटीपी का जनरेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल अच्छे से पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, और ये आपका पायरुवेट में चेंज होगा। और लास्ट स्टेप जो होता है पायरुवेट बनने से पहले, यहाँ पर एटीपी का जनरेशन होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, अब फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हो
कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनेगा यहाँ पर एटीपी का जनरेशन होता है आपके ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस 13 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस मतलब आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, राइट। और एरोबिक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो साइकिल चले उसको एरोबिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, बिल्कुल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और आगे चल के ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और लास्ट में फिर क्रेब्स साइकिल में एंट्री लेगा और लास्ट में क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में। आगे चल के जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल यहाँ तक की चीजें तो आपको समझ में आ गई। बट इन एनारोबिक, एनारोबिक मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, अब्सेंस हो। जब एनारोबिक कंडीशन में बात करें तो ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पायरुवेट से क्या बन जाता है, पायरुवेट से बनता है लैक्टिक एसिड। यहां पर आपका पायरुवेट से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। इट डज नॉट स्टॉप टू एट पायरुवेट बट फॉर्म द लैक्टेट वाई। अब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पर ये आपका लैक्टेट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। तो जब भी पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या इसी को यहां पर लिखा गया है लैक्टेट, लैक्टेट बोलो या फिर लैक्टिक एसिड। तो जब पायरुवेट से जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर एक एंजाइम काम करता है लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम काम करेगा, लैक्टो डिहाइड्रोजिनेस। और यहां पर ही आपका NAD का रिडक्शन होता है NADH में। NAD किस में कन्वर्ट होता है, NADH में। तो इसका रीजन क्या होगा, लास्ट वाला इसका रीजन होगा कि जो पायरुवेट है ये आपका एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस साइकिल यदि परफॉर्म हो रहा है सेल के साइटोसॉल में, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर NAD रिड्यूस फॉर्म में होता है NADH में कन्वर्ट होगा। कौन सा एंजाइम काम करता है, आपका लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा और आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लेकिन यहाँ पर एनर्जी बहुत कम बनता है, यहाँ पर ओनली 2 ATP एनर्जी का सिंथेसिस होगा। तभी तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से बॉडी में फटीगनेस की प्रॉब्लम आती है, मसल में थकान महसूस होता है, राइट। तो डी इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका TCA साइकिल का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या था क्वेश्चन, इन द TCA साइकिल at which of the following enzyme catalyze steps incorporation of the element of water into the intermediate of cyclic take place। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है TCA साइकिल बोलो, क्रेब्स साइकिल बोलो, दोनों का मतलब तो एक ही है, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं। इनमें वाटर का कोऑपरेशन, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कब आपको देखने को मिलते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ना कि वाटर के एलिमेंट्स आपको कौन सी रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप में। तो जो एकोनिटेज है, ये वाला जो स्टेप है जहां पर एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो यदि आपको TCA साइकिल अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन को आप बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार साइकिल आप देख सकते हो, देखिए सिट्रेट से क्या बनता है, एकोनिटेज, और आगे चल के बनेगा आइसोसिट्रेट। तो इस स्टेप में देखिए कि ये जो आपका सिट्रेट है ये किस में कन्वर्ट होता है, सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर एंजाइम काम करता है एकोनिटेज और यहीं पर ही वाटर एलिमेंट्स होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है एकोनिटेज एंजाइम में। नेक्स्ट देखिए TCA साइकिल और एनर्जी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको मैच करने वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फर्स्ट देखिए आइसोसिट्रेट टू ऑक्सोलोएसिटेट, ये सब आपके स्टेप्स होते हैं TCA साइकिल का।
और पहला आपको स्टेटमेंट दिया है कि आइसोसिट्रेट जब आपका ऑक्सिलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी का, तो यहाँ पर 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 3 एटीपी का मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन होगा और एक NADH मॉलिक्यूल से आपके 3 एटीपी का जनरेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं सक्सिनेट से जब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, इस वाले स्टेप में बनता है आपका FADH। क्या बनता है? FADH। और एक FADH मॉलिक्यूल से 2 ATP एनर्जी का जनरेशन होगा, तो इसका मैच हो गया आपका ये वाला। सिट्रेट से जब आपका एकोनिटेज, अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी एकोनिटेज बनेगा यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि एकोनिटेज एंजाइम में वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। और जब ऑक्सोलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो बहुत ही आसान था, बस एक ही आपको पकड़ना था, आइसोसिट्रेट टू ऑक्सलो एसीटेट, यहां पर 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब 1 का क्यू कहां नजर आ रहा है? ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बी, जिसमें 1 का क्यू दिया है, तो यही आपका करेक्ट होगा। बाकी मैंने मैच करके भी आपको बता दिया। एक बार आप साइकिल और देख लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया एकोनिटेज एंजाइम का जहां पर इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सोलोसक्सिनेट से जब आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है और आइसोसिट्रेट बन रहा है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रहा है। इस वाली स्टेप पे देखिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ऑक्सोलोसक्सिनेट से जब आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है। तो ये सब इंटरमीडिएट स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है, साइकिल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेड या फिर लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं, फॉर्म्ड इन द मसल कैन बी यूटिलाइज थ्रू। तो ये जो लैक्टिक एसिड वाला जो साइकिल होता है इसको बोलते हैं कोरी साइकिल। इसका नाम क्या होता है आपका? लैक्टेड फॉर्म इन द मसल कैन बी यूटिलाइज थ्रू द कोरी साइकिल। और आगे चल के यही जो लैक्टेड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोरी साइकिल की हेल्प से फिर से इसका ग्लूकोज का रीयूज होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? रीयूज होगा और इससे फिर आगे चल के एनर्जी बनता है। ये है आपका कोरी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका सी इसका करेक्ट होगा। लैक्टिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं कोरी साइकिल को, राइट। देखिए, लैक्टिक प्रोड्यूस बाय द स्केलेटल मसल इज मेजर प्रिकर्सर फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है आपका? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना लैक्टिक एसिड से। यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो लैक्टिक एसिड से क्या होना? आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। और ये कैसे होता है? कोरी साइकिल के थ्रू, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, रीयूज ऑफ द ग्लूकोज। ये साइकिल का मेन पर्पस क्या होता है? ग्लूकोज का फिर से रीयूज करना। और ग्लूकोज कैसे बना है? लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना है, तभी तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये वाला जो आपका चार्ट है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है। एंडरसन डिजीज क्या होता है? जो ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होता है। हर्ष डिजीज हो गया, कोरी डिजीज हो गया। तो यहां से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये सब आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हैं। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मैकॉल्डे सिंड्रोम इन्वॉल्व डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो आप इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते थे, एम से एम कोरिलेट कर लेना, एम से एम को कोरिलेट कर लेना कि ये मसल में ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम में डिफेक्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो एम से एम इसको आप कोरिलेट कर लेना, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और जैसे मैं आपके लिए ट्रिक बना दूं इसको याद करने के लिए, तो ए और बी का करके याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा? एंडरसन डिजीज। ए से क्या हो जाएगा? एंडरसन डिजीज। और इसको बी से याद रखना, बी मतलब ब्रांचिंग एंजाइम। तो ब्रांचिंग एंजाइम के अब्सेंस होने की वजह से एंडरसन डिजीज होगा। सी और डी करके याद रखना आप लोग, कोरी डिजीज जो होता है। कोरी डिजीज किसके वजह से होता है? कोरी मतलब सी,
कोरी डिजीज जो है ये डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी मतलब डी से याद कर लेना सी डी, तो ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम में डिफेक्ट होने की वजह से या फिर इसके अब्सेंस होने की वजह से कोरी डिजीज देखने को मिलता है। लीवर से याद रखना, लीवर को क्या बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं हिपेटिक, और यदि लीवर में डिफिशियंसी हो जाए ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का तो हर्ष डिजीज होता है। कैसा डिजीज होता है, हर्ष डिजीज होता है, ठीक है, हर्ष डिजीज। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मसल में यदि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, अब्सेंस हो जाए तो मैकडले सिंड्रोम होता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक की हेल्प से आपको चीजों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, दो ही अमीनो एसिड याद रखना है, एक तो आर्जिनिन और दूसरा होता है हिस्टिडीन। क्वेश्चन पूछा जाता है एक आर्जिनिन और दूसरा होता है हिस्टिडीन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, जो अडल्ट की बॉडी में तो सिंथेसाइज होते हैं बट चाइल्ड की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग आपका सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल हैं आर्जिनिन और सेकंड मैंने क्या बताया, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, न्यूट्रल थायोईथर एलिफेटिक अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। तो ये आपके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था अमीनो एसिड का, और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, थायो, थायो का मतलब होता है सल्फर, तो यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होगा, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड या तो सिस्टीन हो सकता है या तो मेथियोनिन हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब यहाँ पर स्पेशली बात कर रहा है क्योंकि सिस्टीन और मेथियोनिन ये दोनों क्या हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है, एक तो सिस्टीन भी होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड और एक आपका मेथियोनिन, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि थायोईथर ग्रुप किस में प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होता है आपके मेथियोनिन में, सिस्टीन में प्रेजेंट नहीं होंगे, सिस्टीन में सिर्फ सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सिस्टीन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो सिस्टीन के स्ट्रक्चर में आपको सल्फर ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, बट क्वेश्चन में आपको थायोईथर ग्रुप आपको पूछा गया है, तो ये प्रेजेंट है थायोईथर ग्रुप, जो किस में प्रेजेंट होता है, मेथियोनिन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज द हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो ये भी आपका अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जांपल बताओ, तो ये होता है आपका प्रोलिन, प्रोलिन अमीनो एसिड किस कैटेगरी में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये है आपका प्रोलिन, जिसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है प्रोलिन जो है। बाकी टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आएगा, एरोमेटिक मतलब जिसमें रिंग सिस्टम प्रेजेंट हो, तो टायरोसिन क्या आता है आपका, एरोमेटिक अमीनो एसिड के कैटेगरी में आएगा, राइट। बाकी हमने डिस्कस कर ही दिया है। सेरिन की बात करें तो सेरिन में OH नजर आ रहा है, OH मतलब अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड है सेरिन जो है, और थ्रियोनिन जो है ये भी आपका अल्कोहल नजर आ रहा है, मतलब अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। तो ये क्लासिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से अमीनो एसिड जो है जो केट आयोनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इनमें से किस अमीनो एसिड में केट आयोनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एक तो आपका लाइसिन और एक आर्जिनिन, तो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, इनमें कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। आर्जिनिन एंड लाइसिन हैज पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे सेरिन और एस्पाराजिन, ये पोलर अमीनो एसिड तो हैं बट इनमें केट आयोनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। थ्रियोनिन और सिस्टीन जो आपके ऑप्शन में दिया गया था इसमें भी आपको केट आयोनिक नेचर के नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो क्वेश्चन में आपसे केट आयोनिक ही तो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का क्या मतलब होता है, जहां पर मॉलिक्यूल्स होता है ये आपका बाइपोलर आयन शो करता है। बाइपोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करता है।
तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये डुअल आयन शो करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसको बोलते हैं बाइपोलर आयन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द मॉलिक्यूल्स कैरी नो नेट चार्ज, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है कि जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने उसमें नेगेटिव रहेंगे, तो दोनों नेट चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा आपका, ठीक है, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। फिर बोल रहा है आपका यही चीज मैंने बताया, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव रहेंगे, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अमीनो एसिड है ना, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे ये सब नेचर शो करते हैं। हमारे जो अमीनो एसिड हैं जिससे आगे चल के हमारा प्रोटीन बना है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो अमीनो एसिड आपका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे आपका बाइपोलर आयन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था, अमीनो एसिड और इसके फंक्शन को आपको मैच करना था। सिस्टीन की बात करते हैं, सिस्टीन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट को बनने के लिए क्या चाहिए, सिस्टीन चाहिए। फर्स्ट का एस कहां पर है, फर्स्ट का एस, ये क्यू दिया है, पहले ही कट गया, यहां पर भी आपका कट गया, तो 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, ठीक है, यहां पर भी गलत था ये स्टेटमेंट, तो 2 ऑप्शन तो आपने पहले ही काट दिए। यदि एक चीजें आपको पता है कि बाइल साल्ट को बनने के लिए सिस्टीन अमीनो एसिड चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए ग्लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन, मतलब हिम को बनने के लिए, हिम को बनने के लिए क्या चाहिए, ग्लाइसिन। तो 3 का क्यू कहीं पर नजर आ रहा है क्या, 3 का क्यू, तो 3 का आपका क्यू यहां नजर आ रहा है, यहां पर 3 का पी है, ये तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है, कि फर्स्ट का क्या होगा, आपका एस होगा। बाकी फिर बात करें आपका सेरिन, सेरिन इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है, कोलिन के फॉर्मेशन में, और एस्पार्टिक का मेन रोल होता है प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस के फॉर्मेशन में। तो आप एक या 2 चीज भी आपको पता रहेगा तो आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है ये मैच द फॉलोइंग जो है, क्लियर हो गया। सिस्टीन इंपॉर्टेंट होता है, बाइल साल्ट के लिए होता है। दूसरा देखिए सेरिन के बारे में हमने बात किया, सेरिन आपका कोलिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्लाइसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन हिम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और एस्पार्टिक एसिड जो है ये प्यूरिन और पायरिमिडिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो अमीनो एसिड का रोल भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रोटीन का डेफिनेशन पूछा गया है, तो प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड का पॉलीमर है, और इनके बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन, और इनके बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड, या इसी को बोल सकते हो एमाइड बॉन्ड का लिंकेज होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कि जितने भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं और इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर राइटिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए, राइट। हमेशा आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये किस साइड होना चाहिए, ये आपका राइट साइड होना चाहिए, राइट। और जो आपका अमीनो ग्रुप है NH2 जो है ये आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो ये बात याद रखना। तो ये आपका अमीनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, राइट साइड। कौन सी स्टेटमेंट में दिया गया है आपका कि कार्बोक्सिलिक एसिड राइट साइड होना चाहिए, जिसको हम लोग C टर्मिनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, C टर्मिनल, और इसको बोलते हैं N टर्मिनल। तो राइट साइड में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, C ग्रुप होगा C टर्मिनल, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा आपका N टर्मिनल, मतलब आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। यही सीक्वेंस फॉलो करेगा और इसी सीक्वेंस से अमीनो एसिड आगे चल के पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होंगे। तो इसका करेक्ट क्या है, फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है कि अमीनो ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में रहेंगे, इस साइड अमीनो ग्रुप होते हैं, और राइट साइड आपके क्या रहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो NH वाला लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका C टर्मिनल, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है।
और अमीनो एसिड में तो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप तो प्रेजेंट होते ही हैं। नेक्स्ट, मिल्क प्रोटीन। केसिन क्या होता है? केसिन एक मिल्क प्रोटीन है और एक किसका एग्जाम्पल है? ये आपका कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड लिपिड। और इसमें क्या होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस प्लस प्रोटीन, ये है केसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोटीन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल बता दो, तो आपको आंसर करना है हीमोग्लोबिन, जिससे हमारा ब्लड बना हुआ है। ब्लड का कलर रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से। ये किसका एग्जाम्पल है? क्रोमोप्रोटीन, कलर वाला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फास्फोप्रोटीन। फास्फोरस प्रेजेंट होगा केसिन, जो कि एक मिल्क प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विच सीक्वेंस इज डिटेक्टेड बाय रामचंद्र प्लॉट। तो हमारे जो प्रोटीन के आप बात करें तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रोटीन के बिल्कुल आपके सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर फॉर्म में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हमारा प्रोटीन है ये ट्विस्ट के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? अल्फा प्लेटेड के फॉर्म में रहेगा और ट्विस्टिंग के फॉर्म में नजर आता है। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये आपका 3D स्ट्रक्चर होता है। और फोर्थ वाला तो टर्सरी वाला जो होता है, और उसके बाद जो क्वाटरनरी वाला स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन हमारे 4 स्ट्रक्चर्स में ये अवेलेबल हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अमीनो एसिड बिल्कुल एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल आपका इंसुलिन हो सकता है। सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर अमीनो एसिड की जो चेन्स होंगी, या फिर बोल सकते हैं जो पॉलीपेप्टाइड की चेंज होगी, ये आपके ट्विस्टिंग के फॉर्म में रहेंगी, राइट। और जो थर्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है ये आपका 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन का। और क्वाटरनरी जो सबसे लास्ट वाला है, क्वाटरनरी, ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रामचंद्र जो प्लॉट है ये डिटेक्ट करता है आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का ये जो ट्विस्टिंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर इस तरीके से बीटा प्लेटेड के फॉर्म में रहता है प्रोटीन जो है, ठीक है, बीटा प्लेटेड फॉर्म, या फिर हेलिक्स के फॉर्म में होता है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करता है, इसको डिटेक्ट करता है रामचंद्रन प्लॉट जो है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, राइट। इसको स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं आपका, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसको बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे मैंने बताया आपको ट्विस्टिंग के फॉर्म में, फोल्डिंग के फॉर्म में देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है, राइट। और ये रामचंद्र प्लॉट यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा हेलिक्स और बीटा सीड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो रामचंद्र प्लॉट के थ्रू इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैच करने वाला क्वेश्चन आया था इनके एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ पर बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसका एग्जाम्पल होता है इंसुलिन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन। और इंसुलिन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंगर्स या फिर एडमन रिएजेंट की हेल्प से। तो फर्स्ट का आर, तो फर्स्ट का आर कहाँ पर है आपका? एक ही ऑप्शन में आपको क्लियर हो गया आंसर जो है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल क्या होता है? इंसुलिन। और इंसुलिन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंगर या फिर एडमन रिएजेंट की हेल्प से। अभी हमने डिस्कस किया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसमें होता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पर ये हेलिक्स के फॉर्म में रहेगा, ट्विस्टिंग के फॉर्म में रहेगा, या फिर बीटा सीट के फॉर्म में रहेगा, जिसको आपका रामचंद्र प्लॉट के थ्रू इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका? पी। टर्सरी का एग्जाम्पल क्या होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है मायोग्लोबिन। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे मसल में प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन, जो एग्जाम्पल है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है? ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो हमारे मसल में प्रेजेंट है ये एग्जाम्पल होता है टर्सरी स्ट्रक्चर का।
तो करेक्ट आंसर हमको पहले ही मिल गया है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके अमीनो एसिड और फिर इसको कॉमन डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट दैट आर सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट के हिसाब से आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट की बात करें एस्पार्टेट या फिर एस्पार्टिक एसिड, तो एस्पार्टिक जो एसिड है ये होता है आपका ऑक्सलो एसीटेट से। टीसीए साइकिल की बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल में ये जो एस्पार्टेट है अमीनो एसिड, इससे क्या बनेगा ऑक्सलो एसीटेट। तो फर्स्ट का आर कहाँ पर है, ये दोनों तो पहले ही कट गया, ठीक है, फर्स्ट का आर। फिर देखिए आपका आर्जिनिन, आर्जिनिन से क्या बनेगा, आर्जिनिन से बनता है आपका अल्फा कीटो, आर्जिनिन से क्या बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो आपका सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का क्यू, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले का आपका आर है और दूसरे का आपका क्यू है, तो ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी मेथियोनिन की बात करें, मेथियोनिन से आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है और सेरिन से आपका पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट को इनके अमीनो एसिड के हिसाब से अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट इसका करेक्ट इसका आंसर होगा। फर्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इन पेप्टाइड केमिस्ट्री फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये है क्या चीज, ये आपका एडमंड रिएजेंट है, याद रखिएगा। ये जो आपका फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ये एक रिएजेंट है, इसको बोलते हैं एडमंड रिएजेंट, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, एक आपका सेंगर रिएजेंट हमने डिस्कस किया और एक हमने एडमंड रिएजेंट डिस्कस किया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एडमंड रिएजेंट का एग्जाम्पल है। और ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, एन टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड का सीरीज है इसको आइडेंटिफाई करता है, इसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट क्या है, एडमंड रिएजेंट, जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस होती हैं इनको एन टर्मिनल साइड से क्या करेगा, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके सीक्वेंस को, राइट। तो ये है आपको याद रखना है एडमंड रिएजेंट फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, जो कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। एक दूसरा रिएजेंट आप देखिए, सेंगर रिएजेंट भी याद कर लो, 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, ये आपका सेंगर रिएजेंट है। सेंगर रिएजेंट क्या है आपका, 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, ये आपका सेंगर रिएजेंट है। और एडमंड रिएजेंट, ये दोनों का यूज होता है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, विच रिएजेंट डिड सेंगर यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन किसका एग्जाम्पल होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और इसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंगर रिएजेंट, और इसका सेंगर रिएजेंट में अभी मैंने क्या बताया, 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, ये है आपका सेंगर रिएजेंट, इसी को क्या बोलते हैं, सेंगर रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमन टेस्ट क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमन टेस्ट होता है मोलिस टेस्ट, वैसे ही आपका जो पायरुवेट टेस्ट होता है ये कॉमन टेस्ट होता है आपका प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड के लिंकेज को आइडेंटिफाई करता है पायरुवेट टेस्ट। एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपका नीन हाइड्रिन टेस्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नीन हाइड्रिन टेस्ट अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने में यूज होता है, ये भी याद रख लेना साथ में। प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए पायरुवेट टेस्ट, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को आइडेंटिफाई करेगा, इसके लिंकेज को। और नीन हाइड्रिन टेस्ट ये स्पेशल टेस्ट होता है अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स इज इनकॉर्पोरेटेड टू सिंथेसाइज फॉलोइंग कंपाउंड। तो ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यही इकलौता आपका अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बताइए।
तो आंसर करना है आपको ग्लाइसिन, ये चीज़ भी याद रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्लाइसिन का मेन रोल किस में है, तो जैसे मैंने आपको बताया था हीम के फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, हीम के फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ प्यूरिन और ग्लूटाथियोन के भी फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड इन द यूरिया साइकिल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड इन द यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं। यूरिया साइकिल क्या होता है, जब भी हम प्रोटीन वाले डाइट लेते हैं तो प्रोटीन का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा। प्रोटीन का हम डाइट लेंगे, प्रोटीन वाले चीज खाओगे तो इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा, और ये कन्वर्ट होता है, इसका जो मेटाबोलाइट है ये कन्वर्ट होता है आपके अमोनिया में। अमोनिया बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जो लीवर है इस अमोनिया को चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज करेगा। ये हमारे लिए लेस टॉक्सिक है, ये हमारे लिए लेस टॉक्सिक है, और आगे चल के किडनी के थ्रू इसको हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म से रिमूव कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लीवर में ये जो यूरिया साइकिल चल रहा है इसमें कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं। तो याद रखना 4 एटीपी का कंजप्शन होता है यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल चल कहाँ पर रहा है, ये हमारे लीवर में। क्या है यूरिया साइकिल, प्रोटीन का जब कैटाबोलिज्म होगा, या फिर बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का, या फिर अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो अमीनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो अमोनिया बनता है। तो हमारा जो लीवर है उस अमोनिया को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और जब भी यूरिया साइकिल चलेगा 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइज होगा। क्लियर। तो ये आपका यूरिया साइकिल। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि आपका एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये क्या है कि आपका इनहेरिटेड आपका जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और इसको याद रखना 𝘿𝐾𝑝TON यूरिन, इसको ब्लैक यूरिन के नाम से बहुत फेमस है, ब्लैक यूरिन डिजीज। इसमें यूरिन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। अब यूरिन का कलर ब्लैक क्यों हो गया, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द होमोजेंटिसेड ऑक्सीडेज। होमोजेंटिसेड ऑक्सीडेज एंजाइम के डिपोजिशन होने की वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, और इसको बोलते हैं 𝘿𝐾𝑝TON यूरिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होमोजेंटिसेड ऑक्सीडेज एंजाइम का नाम याद रखना, ठीक है। इसमें डिफेक्ट होने की वजह से होमोजेंटिसिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, और यूरिन में इसकी वजह से ब्लैक कलर देखने को मिलता है। इस एंजाइम का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होमोजेंटिसेड ऑक्सीडेज करके। इसके वजह से 𝘿𝐾𝑝TON यूरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द स्पीड ऑफ द, ये क्वेश्चन आपके एंजाइम का है। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एंजाइम का। पहले आपका क्वेश्चन क्या था, प्रोटीन से रिलेटेड था, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है एंजाइम से। तो एंजाइम्स क्या है, एक बायो कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं, राइट। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। जहां पर भी क्लीवेज वर्ड आएगा इसका मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करना। यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने की बात हो रही है, ठीक है। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन 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 बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना, ठीक है। तो ये काम करता है आपका लाइज एंजाइम। तो लाइज एंजाइम का काम क्या होता है, ये आपका बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। एक और एंजाइम है जिसका नाम है आपका हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस ये भी एंजाइम जो है ये भी क्या करता है, आपका बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है, ये आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मतलब ऐड करेगा वाटर को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हुए बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा हाइड्रोलिस एंजाइम। और विथआउट वाटर, बिना हाइड्रोलिसिस, बिना आपका
वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड किए बिना बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है लाइज एंजाइम। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ध्यान से याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि बॉन्ड ब्रेक करने वाला एंजाइम लाइज और दूसरा हाइड्रोलेज। और ये जो लाइगेज एंजाइम है ये बॉन्ड को ज्वाइन करने का काम करता है, ये भी याद रख लो साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज्ड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस की बात हो रही है। हाइड्रोलाइज द ईथर एस्टर पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड बाय एडिंग द वाटर, लिखा है कि नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा और फिर बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलेज। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करें तब आपको आंसर करना है हाइड्रोलेज। विथआउट वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात ना करें और बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करें तो आपको आंसर ये करना है, ठीक है, लाइज। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम। तो कंप्लीट एंजाइम को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, और यही आपका फंक्शनल यूनिट होता है एंजाइम का। होलो एंजाइम का क्या मतलब होता है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम, और इस कंप्लीट एंजाइम में जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है आपका एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोफैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। याद रखना एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। कोफैक्टर क्या है, तो ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है और एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम। और कंप्लीट एंजाइम का मतलब होता है होलो एंजाइम, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है आपके एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द Km। यदि सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है ये Km मतलब माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। Km क्या डिनोट करता है, Km डिनोट करता है हाफ ऑफ Vmax। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम के हाफ को क्या बोला जाता है, Km वैल्यू। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि Km वैल्यू जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है ये Km की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो ये डिनोट करता है कि 50% मतलब जो एंजाइम है ये आपका सबस्ट्रेट के साथ क्या हो चुका है, बाइंड हो चुका है। मतलब 50% एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुके हैं और 50% अभी एंजाइम्स क्या हैं, अभी फ्री हैं सबस्ट्रेट से ऐड होने के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं, तो ये बताता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, Km इक्वल टू हाफ ऑफ Vmax। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीयर सिक्रेशन कंटेन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम नोन एज। हमारे टीयर में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, आपका लाइसोजाइम प्रेजेंट होगा जिसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन होगा। तो लाइसोजाइम किस में प्रेजेंट होता है, हमारे टीयर में प्रेजेंट है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज। एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म कौन सा एंजाइम करेगा, नेम ही बता रहा है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की हेल्प से एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट, Km वैल्यू क्या डिनोट करता है, तो अभी हमने डिस्कस किया Km वैल्यू क्या होता है। इट इज द Km वैल्यू के बारे में अभी हमने क्या डिस्कस किया, Km मतलब होता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, जो कि हाफ होता है Vmax का। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम के हाफ कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग Km वैल्यू बोलते हैं। अभी क्या डिनोट करता है पूछ रहा है, तो इट इज डिनोट द एफिनिटी ऑफ एंजाइम, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। तो कितना एफिनिटी मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी को बताएगा, बाइंडिंग कैपेसिटी एंजाइम का, ये बाइंडिंग कैपेसिटी को बताएगा कि कितना एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है। इसको डिनोट करता है आपका Km वैल्यू। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन देखा, Km वैल्यू क्या बताता है आपका कि 50% एंजाइम अभी बाइंड हो चुके हैं एंजाइम के साथ, सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं कि 50% सबस्ट्रेट जो हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड हो गए हैं और 50% अभी एंजाइम्स बचे हुए हैं सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए। तो ये एफिनिटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट रोल डस द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम प्ले इन द कैटालिसिस। तो एक्टिव साइट क्या होता है? एंजाइम्स का ऐसा साइट जहां पर सब्सट्रेट बाइंड होता है। ये मान के चलिए एंजाइम है, तो जहां पर ये सब्सट्रेट जो है ये बाइंड होगा, तो सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट को ही क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट को ही क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। और ये स्टेबलाइज करेगा एंजाइम सब्सट्रेट के बीच के कॉम्प्लेक्स को। एंजाइम सब्सट्रेट आपस में क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या बनता है? सब्सट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये मैकेनिज्म होता है एंजाइम का कि ये जो एंजाइम है इसके एक्टिव साइट में हमारा सब्सट्रेट बाइंड होगा, एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली सब्सट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो ये क्या बताता है आपका एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम? इट स्टेबलाइज द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एंजाइम यूज्ड टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना है तो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज एंजाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, जिसको फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग भी बोलते हैं, राइट। एंजाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो ड्रग के रूप में यूज होता है, ठीक। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज एंजाइम का एप्लीकेशन क्या है? टू रिमूव द ब्लड क्लॉट। ये इसका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोपिरिनॉल गेट कन्वर्टेड टू द अलोजेंथिन, विच इनहिबिशन इज दिस। तो ये जो आपका अलोपिरिनॉल है जो कि एंटी गाउट ड्रग है, राइट। ये हाइपोजेंथिन से जेंथिन बनेगा और आगे चल के यूरिक एसिड जो बनता है, तो ये क्या करेगा आपका? एज अ सुसाइडल इनहिबिटर काम करता है। गाउट के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है अलोप्यूरिनॉल का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, सुसाइडल इनहिबिटर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अलोप्यूरिनॉल जो होगा ये जेंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट होता है? आलोजेंथिन में कन्वर्ट होगा और आगे चल के फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल बनता है जो कि गाउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। ये इसका काम करने का तरीका है कि अलोपिरिनॉल जो है किसको ब्लॉक करता है? जेंथिन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है। एज अ सुसाइडल इनहिबिटर वर्क करेगा। गाउट के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। नेक्स्ट की बात करें, लाइसोसोम एंटीबैक्टीरियल। यहां पर मैच करने वाला आपसे क्वेश्चन था, जैसे अभी हमने डिस्कस किया लाइसोजाइम, इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन होगा। तो राइबोन्यूक्लियस का रिलेशन किसके साथ है? राइबोन्यूक्लियस का रिलेशन होता है एज अ एंटीवायरल एजेंट के रूप में। तो करेक्ट आंसर इसका ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा? आपका आरएनए मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने का काम करेगा, ठीक है, जो एंटीवायरल की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, एंजाइम इन्वॉल्व इन द एजिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एजिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो ये तो सब आपके एंटीऑक्सीडेंट वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेलोमेरेज, ये जो एंजाइम होता है टेलोमेरेज, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है एजिंग के प्रोसेस में। तो डायरेक्ट आपको याद रखिए इस चीज़ों को कि टेलोमेरेज एंजाइम्स का रोल होता है एजिंग प्रोसेस में, राइट। नेक्स्ट, एंजाइम दैट वर्क इन द एसिडिक मीडियम। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है? तो ये है आपका पेप्सिन, जो प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में। और स्टोमक का पीएच तो सबको पता होना चाहिए, 1.5 से लेकर 3.5, मतलब हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट है। और यहीं पर प्रेजेंट होता है हमारा पेप्सिन, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ठीक है, करेक्ट रिलेशनशिप को आपको बताना था। तो यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप तो पहला ही आपको नजर आ रहा होगा। कुन्हे साइंटिस्ट ने आपका एंजाइम्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो एंजाइम्स टर्म्स वाज इंट्रोड्यूस बाय कुन्हे साइंटिस्ट। तो ये रिलेशन बिल्कुल आपका करेक्ट है, राइट। तो एंजाइम्स टर्म को आपका इंट्रोड्यूस किया था कुन्हे साइंटिस्ट ने। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके जो वीकली टेस्ट में एग्जाम में पूछे गए थे MCQ, इसको हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन भी बताए हैं जिनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।